हेलो एवरीवन, मैं रवि भूषण स्टार्ट नाउ के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। मेरी तरफ से आप सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, राम राम, सत श्री अकाल। आज हम 12वीं क्लास समष्टि अर्थशास्त्र के एक चैप्टर मुद्रा और बैंकिंग को पढ़ेंगे, जिसमें आज हम पढ़ेंगे मुद्रा आपूर्ति यानी मनी सप्लाई क्या होता है, मुद्रा आपूर्ति के माप यानी भारत में मुद्रा को कैसे मेजर करते हैं, और इसके अलावा हम पढ़ेंगे मुद्रा के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ मनी। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मुद्रा आपूर्ति। जैसा कि यहाँ पर मैंने पहले से डेफिनेशन लिख रखा है कि मुद्रा आपूर्ति में क्या होता है कि अर्थव्यवस्था में एक समय बिंदु पर जनता के पास उपलब्ध मुद्रा की कुल मात्रा से होता है। यानी जैसे कि आपको पता है कि अर्थव्यवस्था में जितने भी लोग रहते हैं एक समय बिंदु पर, अगर जैसे कि मैं बात करूं, आज है 11 सितंबर, यानी आज 11 सितंबर भारतीय जनता के पास जितने भी मुद्रा है अगर उसका हम टोटल करें तो एक तरह से कहलाएगी मुद्रा आपूर्ति। यानी एक समय बिंदु, एक निश्चित पॉइंट ऑफ टाइम पर जब हम मुद्रा की कुल मात्रा को जोड़ेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, मुद्रा आपूर्ति। इसमें एक बात ध्यान रखना है कि इसमें जो आरबीआई के पास जो मुद्रा होती है और वाणिज्यिक बैंकों के पास जो मुद्रा होती है उसको हम शामिल नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसीलिए मुद्रा आपूर्ति को हम क्या कहते हैं, स्टॉक कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टॉक कहते हैं। क्यों? क्योंकि एक हम इसको एक समय बिंदु पर मापते हैं, यानी मुद्रा आपूर्ति को एक निश्चित समय बिंदु पर मापते हैं। इसीलिए जब हम किसी चीज को एक निश्चित समय बिंदु पर मापते हैं तो उसको हम स्टॉक अवधारणा में शामिल करते हैं। इसीलिए यहाँ पर जब मुद्रा आपूर्ति है उसको स्टॉक अवधारणा में शामिल किया गया है। एक नंबर का एक क्वेश्चन आ सकता है कि मुद्रा आपूर्ति स्टॉक है या प्रवाह है, तो आपको ध्यान रखना है ये क्या है, स्टॉक है। अब हम पढ़ेंगे मुद्रा आपूर्ति के माप। मुद्रा आपूर्ति के माप यानी मेजर ऑफ मनी वैल्यू, यानी भारत में मुद्रा को मापने का 4 तरीका है। सबसे पहला है M1। अगर भारत सरकार कहे कि हमारे पास M1 इतना है तो इसमें क्या क्या शामिल होगा कि जनता के पास सिक्के और करेंसी, जनता के पास सिक्के और करेंसी, इसको हम क्या कह सकते हैं, आदेश मुद्रा कह सकते हैं। तो जनता के पास सिक्के और मुद्रा, इसमें हम इसको आदेश मुद्रा कह सकते हैं। इस आदेश मुद्रा को हम क्या कहते हैं, विधिग्राह्य मुद्रा भी कहते हैं। अर्थात जनता के पास जो भी सिक्के हैं या फिर जो भी कागजी मुद्रे हैं उसको शामिल करेंगे, ठीक है। आदेश मुद्रा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सरकार के आदेशानुसार चलाई जाती है, और विधिग्राह्य इसलिए कहते हैं क्योंकि ये क्या है, लीगल टेंडर के रूप में काम करती है। अर्थात इसको कोई भी एक्सेप्ट करने से मना नहीं कर सकता है, यानी सभी को कानूनन रूप से इसको स्वीकार करना ही हो गया, ठीक है। इसलिए इसको आदेश मुद्रा भी कह सकते हैं, विधिग्राह्य मुद्रा भी कह सकते हैं। तो अगर सरकार कहे कि हमारे पास M1 इतना है तो उसमें क्या क्या शामिल होगा कि जनता के पास जो सिक्के और करेंसी है वो साथ में इसके साथ व्यापारिक बैंकों की मांग जमाएं। अर्थात जो जनता है अपनी कुछ मुद्रा को, अपनी कुछ धन को कहाँ पर, बैंकों में जमा करके रखती है, तो उस जो मांग जमा है, ठीक है, जिसको हम या जनता जब भी चाहे वो चेक के माध्यम से इस पैसे को निकाल सकती है, तो इसको शामिल कर देंगे। फिर साथ ही इसके अलावा हम क्या करेंगे कि आरबीआई के पास जो अन्य जमाएं हैं, अब इसमें क्या होता है कि आरबीआई के पास दूसरे देशों के, अन्य देशों के पैसे होते हैं, अन्य देशों की मुद्रा होती है। वर्ल्ड बैंक का होता है, IMF का होता है, और अन्य देशों की केंद्रीय बैंक के भी पैसे होते हैं। तो इस तरह से आरबीआई के पास अन्य जमा में क्या क्या होता है, दूसरे देश की सरकारों के पैसे, केंद्रीय बैंक के पैसे, IMF के पैसे, वर्ल्ड बैंक के पैसे, या फिर और भी जो वित्तीय संस्थाएं होती है उनके पैसे भी होती है। तो इन सबको शामिल किया जाता है M1 में, ठीक है।
M2 में किसको शामिल किया जाता है? M2 में M1 को, यानी जनता के पास सिक्के और करेंसी, व्यापारिक बैंक की मांग जमाएं प्लस RBI के पास अन्य जमाएं, इसके अलावा डाकघर बचत बैंक के बचत खाते। जैसा कि आप जानते होंगे कि अब डाकघर में भी आप क्या कर सकते हो, पैसे जमा करा सकते हो, परंतु इसको M2 में इसलिए शामिल करते हैं कि जो डाकघर में जो पैसे जमा होते हैं आप उसको चेक के द्वारा निकाल नहीं सकते, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, इसीलिए इसको हम M2 में शामिल करते हैं, क्योंकि इसमें क्या होती है, तरलता पहले के मुकाबले कम हो जाती है। M3 में क्या होता है, अगर सरकार कहे कि हमारे पास M3 मुद्रा इतनी है तो उसमें होगा M1 शामिल, ठीक है। इसके अलावा होगा बैंकों के पास शुद्ध शाब्दिक जमा है, यानी जो FD होता है, फिक्स डिपॉजिट होता है, उसको शामिल किया जाता है किसमें, M3 में। यानी M1 में क्या क्या था, जनता के पास सिक्के और करेंसी, व्यापारिक बैंकों की मांग जमाएं, साथ साथ RBI की अन्य जमाएं, इसके अलावा बैंकों के पास शुद्ध शाब्दिक जमाएं। यहाँ पर वाणिज्यिक बैंकों के पास जो जनता की शुद्ध शाब्दिक जमाएं होती है, जिसको हम एक फिक्स टाइम के लिए जमा करते हैं, उसको शामिल किया जाता है। इसको M3 में इसलिए रखते हैं क्योंकि जो ये FD है ये आप जब चाहे तब निकाल नहीं सकते हो, ठीक है। इसको आप एक समय जब बीतने के बाद, यानी जब हम FD कराते हैं 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए कराते हैं, तो जब तक ये टाइम पूरा नहीं होगा जब तक आप इसको निकाल नहीं पाओगे, इसीलिए इसको हम क्या करते हैं, M3 में रखते हैं। फिर आता है M4, यानी मुद्रा का M4 माप। इसमें क्या होता है, M3 यानी ऊपर वाले तीनों को शामिल किया जाता है। फिर इसमें आता है डाकघर बचत बैंक की कुल जमाएं, यानी डाकघर में जितने भी पैसे जमा होते हैं उन सबको शामिल किया जाता है, अर्थात इसमें सारी मनी आ जाती है, ठीक है। अनिश्चित को छोड़कर, ये क्या होता है, ये सरकार इशू करती है तो इसको छोड़ दिया जाता है। बाकी M3 प्लस डाकघर की जो बचत बैंक है उसकी सारी जमाएं इसमें क्या होती है, शामिल होती है मुद्रा की M4 माप में, ठीक है। तो इसमें आपको एक फैक्ट याद रखना होगा कि जो M1 है, जो M1 है उसको नैरो मनी कहते हैं, यानी सूक्ष्म मुद्रा। और M2 को भी सेम ही कहते हैं, पर जो M3 और M4 है उसको हम ब्रॉड मनी कहते हैं। यहां पर आप ये दोनों बात याद रखना कि M1 और M2 को क्या कहते हैं, नैरो मनी सूक्ष्म मुद्रा, और M3 और M4 को क्या कहते हैं, ब्रॉड मनी, ठीक है, यानी विस्तृत मुद्रा। जो M1 है और जो M4 है ये क्या दिखाता है, तरलता को दिखाता है। किसको दिखाता है, तरलता को। यानी M1 क्या होगा, ये सबसे अधिक तरल होगा। क्या होगा, तरल होगा। और जब हम नीचे जाते हैं यानी M4 की तरफ बढ़ते हैं तो तरलता क्या होती है, कम हो जाती है। क्या होती है, घटती है। अगर पूछे कि सबसे तरल मुद्रा कौन सी है तो आप M1 को बताओगे, अगर सबसे कम तरल मुद्रा M4 को बताओगे, ठीक है। यानी तरलता घटती है M4 की तरफ बढ़ने पर, ठीक है। यहां तक उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ेंगे मुद्रा के प्रकार की तरफ, ठीक है। अब हम देखेंगे मुद्रा के कौन कौन से प्रकार होते हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ मनी की बात करें तो यहाँ पर 4 तरह की मुद्रा की प्रकार को बताया गया है। सबसे पहला क्या है, आदेश मुद्रा। क्या बताएं, आदेश मुद्रा, यानी वह मुद्रा जो सरकार के आदेशानुसार चलाई जाती हो, अर्थात सरकार के आदेश पर चलाई जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, आदेश मुद्रा। अब इसमें क्या क्या शामिल है, जितने भी सिक्के होते हैं, चाहे वो 1 रुपए वाले सिक्के हो, 2 रुपए वाले हो, 5 वाले हो, 10 वाले हो, ठीक है। और जो नोट होते हैं वो सारे ही सिक्के और नोट जो सरकार के अनुमति के आधार पर चलाई जाती है, जैसे कि नोट 1 रुपए का नोट, 5 का, 10 का, 20 का, 50 का, 2000, ठीक है। इस तरह से जो भी नोट होते हैं सबको हम किस में शामिल करते हैं, आदेश मुद्रा में, ठीक है। दूसरा आता है न्यास मुद्रा। क्या आता है, न्यास मुद्रा, ठीक है। न्यास मुद्रा में क्या होता है कि यह अदाकर्ता और प्राप्तकर्ता, अदाकर्ता और प्राप्तकर्ता दोनों के बीच परस्पर आपस के संबंध को दर्शाता है। अर्थात इसमें
चेक और ड्राफ्ट को शामिल किया जाता है। न्यास मुद्रा में चेक और ड्राफ्ट को शामिल किया जाता है, अर्थात ये तभी कामयाब होगा जब अदाकर्ता और प्राप्तकर्ता दोनों के बीच में सहयोग हो। थर्ड जो आता है वो शाख मुद्रा आता है। शाख मुद्रा क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। शाख मुद्रा वह सिक्के की मुद्रा होती है, शाख मुद्रा वह सिक्के की मुद्रा होती है जिसमें अंकित मूल्य क्या हो, अधिक हो, और उसका धातु मूल्य क्या हो, कम हो। जैसा कि आपने देखा होगा, अगर मैं एक 10 रुपये का सिक्के की बात करूं तो उसमें क्या होता है, तो 10 के जो सिक्के होते हैं उसमें जो लिखा होता है 10 रुपये, तो जो 10 रुपये लिखा हुआ है इसका हो गया अंकित मूल्य। क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य। परंतु जिस धातु से बनी है, जैसे कि इसमें लोहा और पीतल का यूज किया जाता है या तांबा, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, जो इसका धातु का मूल्य होगा उसको हम क्या कहेंगे, धातु मूल्य। यानी जो उस पर लिखा होता है इसकी वैल्यू, ठीक है, उसको हम कहेंगे अंकित मूल्य, और जिस धातु की बनी होती है उसका मूल्य जो होगा वो कहलाएगा धातु का मूल्य। ठीक है, तो यानी शाख मुद्रा क्या होता है कि वह सिक्के की मुद्रा होती है जिस पर अंकित मूल्य अधिक होता है और धातु का मूल्य कम होता है। जैसे कि अगर आप इस 10 के सिक्के को मार्केट में चलाओगे तो इसकी वैल्यू है 10 रुपये, परंतु एज ए लोहे, अगर एक लोहा धातु के रूप में इसको अगर आप बेचोगे तो शायद इस सिक्के की वैल्यू आपको 10 रुपये नहीं मिलेंगी, क्योंकि आपको पता मार्केट में जो कबाड़ी की दुकान में जो लोहे लिए जाते हैं वो 25 से 30 रुपये। ठीक है, तो ऐसे में आपको 1 किलो में पता नहीं कितने 10 के सिक्के देने पड़ जाएंगे। ठीक है, तो यानी यहाँ पर क्या है कि जो अंकित मूल्य होगा वो इसकी धातु मूल्य से अधिक होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अंकित मूल्य क्या होगा, अधिक होगा, और धातु मूल्य कम होगा। आगे बढ़ते हैं, तो इसमें आता है पूर्णकाय मुद्रा। क्या आता है, यानी इसमें भी सिक्के की मुद्रा होती है। इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि वह सिक्के की मुद्रा जिसमें अंकित मूल्य और धातु मूल्य दोनों ही क्या हो, बराबर। यानी अंकित मूल्य भी अगर 10 रुपये, तो अगर उसको हम धातु के रूप में भी बेचें तो भी 10 रुपये का जा सकता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, पूर्णकाय मुद्रा। इसमें क्या होगा कि जैसे कि मान लीजिए यही 10 रुपये का सिक्का है, ठीक है, अगर इसमें 10 रुपये की धातु लगाई गई है, यानी धातु भी कितने रुपए की है, 10 रुपये की है, तो हम चाहे एज अ कॉइन इसको चला सकते हैं। ठीक है, इसको अंकित मूल्य को आधार बनाकर चला सकते हैं, या फिर एज अ मटेरियल यानी धातु के रूप में भी अगर हम इसको चलाएं तो अगर 10 रुपये में बिक जाता है तो हम इसको क्या कहेंगे, पूर्णकाय मुद्रा। अर्थात पूर्णकाय मुद्रा में क्या होता है कि सिक्के का अंकित मूल्य जितना होता है उसकी धातु मूल्य भी उतनी ही होती है। तो आज हमने देखा कि मुद्रा आपूर्ति क्या होता है, मुद्रा आपूर्ति के माप और मुद्रा के प्रकार। उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।